जय हिंद, वंदे मातरम। मनोचिकित्सक डॉक्टर कैरोलिन जैकब ने वकील के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरा विचार है कि ब्रायन थॉमस से जो अपराध हुआ है, उसे उसका कोई अनुमान नहीं था और अगर उसे अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए ब्रोडमूर अस्पताल भेजा जाता है, जहां ब्रिटेन के सबसे खतरनाक और मानसिक रूप से बीमार अपराधियों को रखा जाता है, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि वे जगह ब्रायन थॉमस जैसे व्यक्तियों के लिए नहीं है। अगले दिन मुख्य वकील ने ज्यूरी को संबोधित किया। हत्या के समय ब्रायन थॉमस नींद में था और उसके शरीर पर उसके मस्तिष्क का कोई कंट्रोल नहीं था। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब इस मामले में एक विशेष डिसीजन हासिल करने की कोशिश करना जनता के हित में नहीं होगा। इसलिए अब हम अपनी ओर से कोई एविडेंस पेश नहीं करेंगे। हमारी गुजारिश है कि आप ब्रायन थॉमस को निर्दोष करार देने के अपने डिसीजन पर कायम रहें। ज्यूरी ने ऐसा ही किया। ब्रायन थॉमस को बरी करने से पहले जज ने उससे कहा, आप एक सभ्य पुरुष और एक समर्पित पति हैं। मेरा अंदेशा है कि आप अपराध बोध से ग्रस्त होंगे, पर कानून की नज़र में आप दोषी नहीं हैं। आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये डिसीजन उचित ही था। आखिरकार ब्रायन थॉमस से जो अपराध हुआ था, उसने उसका जीवन भी तबाह कर दिया था। उसे नहीं पता था कि वे क्या कर रहा है। उसने तो बस वही किया जो करने के लिए उसकी हैबिट ने उसे मजबूर किया। उस समय उसमें डिसीजन लेने की पावर ही नहीं थी। इस मामले की एक खास बात यह भी है कि जितनी सहानुभूति ब्रायन थॉमस को मिली, उतनी शायद ही किसी और हत्यारे को मिली हो। वे खुद करीब-करीब एक पीड़ित जैसा ही था और इसलिए सुनवाई खत्म होने के बाद जब उसे बरी किया जा रहा था, तो खुद जज ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। जुए की लत से ग्रस्त एंजी बेचमैन के मामले में भी ऐसे ही कई बहाने बनाए जा सकते हैं। वह भी अपनी हरकतों से तबाह हो चुकी थी। उसने भी बाद में कहा था कि वह गहरे अपराध बोध से जूझ रही है और जैसा कि स्पष्ट था, वह जो भी कर रही थी, अपने अंदर गहरी बसी हैबिट के चलते ही कर रही थी। यही कारण था उसके लिए अपने निर्णयों के बारे में तार्किक ढंग से सोचना मुश्किल हो गया था। पर कानून की नज़र में अपनी हैबिट के लिए बेचमैन खुद जिम्मेदार थी, जबकि ब्रायन थॉमस के मामले में कानून का रुख बिल्कुल विपरीत था। क्या एंजी बेचमैन जैसी जुआरी को ब्रायन थॉमस जैसे हत्यारे की तुलना में अधिक दोषी माना जाना उचित है? इससे हमें अपनी हैबिट और अपने चुनावों की नैतिकता के बारे में क्या पता चलता है? एंजी बेचमैन ने स्वयं को दिवालिया घोषित किए 3 साल ही हुए थे कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके पहले उसके जीवन के करीब 5 साल नियमित रूप से अपने माता-पिता के घर आने-जाने में बीते थे। जैसे-जैसे उसके माता-पिता की उम्र बढ़ी, उनकी बीमारियां बढ़ी। एंजी ने एक बेटी होने का फर्ज निभाते हुए उन्हें पूरा सहारा दिया और उनका ख्याल रखा। इसलिए पिता की मृत्यु एंजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इसके सिर्फ 2 महीने बाद ही एंजी की माँ भी चल बसी। मेरी तो जैसे पूरी दुनिया ही बिखर गई, एंजी ने कहा। हर सुबह जब मेरी नींद खुलती तो पल भर के लिए मैं भूल जाती कि मेरे माता-पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। फिर अगले ही पल जैसे ही मुझे सच्चाई याद आती, तो मुझे अपने सीने पर असहनीय भार महसूस होने लगता। ऐसा लगता मानो कोई आकार सीधे मेरे सीने पर खड़ा हो गया है और मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि बिस्तर से उठने के बाद मुझे क्या करना है। जब उसके स्वर्गवासी माता-पिता की वसीयत पढ़ी गई, तो पता चला कि उसे विरासत में करीब $10 लाख की संपत्ति मिली है। इन पैसों में से $2,75,000 खर्च करके एंजी ने अपने परिवार के लिए टेनेसी में एक नया घर खरीद लिया। उसने ये घर इसलिए चुना क्योंकि कुछ ही दूरी पर एंजी के पेरेंट्स का घर था और मरने से पहले कई सालों तक वे उसी घर में रहे थे। फिर जब एंजी की बड़ी हो रही बेटियों को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजने की बात आई, तो एंजी ने उन्हें पास के ही एक शहर भेजा ताकि पूरा परिवार आसपास ही रहे। इसके लिए भी उसने अपनी संपत्ति से कुछ पैसे खर्च किए। टेनेसी में कैसीनो में जुआ खेलना अवैध था। मैं फिर से उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, एंजी ने मुझे बताया। मैं ऐसी हर चीज़ से दूर रहना चाहती थी जो मुझे एहसास कराए कि मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया था और अपने पुराने कैसीनो को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इस तरह वह खुद को सेफ महसूस कर रही थी। फिर एक रात वह अपने पति के साथ अपने पुराने शहर जा रही थी ताकि अपने पिछले घर में रखे फर्नीचर को नए घर में ला सकें। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए वे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि उनके बिना वे कैसे जी पाएगी, आखिर वे एक बेहतर बेटी क्यों ना बन सकी। वह अपने इन ख्यालों में बुरी तरह गुम हो गई और उसे लगा जैसे उसे पैनिक अटैक आने वाला है। उसे जुआ छोड़े सालों बीत चुके थे, पर उस पल उसे ऐसा लगा
जैसे उसे अपने इस भावनात्मक दर्द से छुटकारा पाने के लिए किसी और चीज में मन लगाना होगा। उसने अपने पति की ओर देखा। वह बहुत हताश थी। वह बस एक बार जुआ खेलना चाहती थी। चलो कैसीनो चलते हैं, उसने कहा। जब वे दोनों कैसीनो पहुंचे तो वहां एक मैनेजर ने उन्हें फौरन पहचान लिया। उसने उन दोनों को खिलाड़ियों के लाउंज में इनवाइट किया। उसने एनजी से उसके हालचाल पूछे और एनजी ने पल भर में उसे सब कुछ बता डाला कि कैसे उसके पेरेंट्स की मौत हुई, कैसे उनका इस दुनिया से जाना एनजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, कैसे वे हर समय थकी हुई और हताश महसूस करती है और कैसे उसे लगने लगा कि वे बस टूटने की कगार पर खड़ी है। वह मैनेजर अच्छा श्रोता था। उसने पूरे धैर्य से एनजी की एक एक बात सुनी। एनजी इतने दिनों से जिस हताशा के विचारों से जूझ रही थी, उन्हें जाहिर करके उसे बड़ी राहत महसूस हुई। खास तौर पर उसे सबसे अच्छा यह लगा कि उसकी हताशा भरी बातें सुनने के बावजूद यहाँ किसी ने उसे आंकने की कोशिश नहीं की, बल्कि यही कहा कि ये सब महसूस करना एक नॉर्मल बात है। इसके बाद वे ब्लैकजैक की टेबल पर गई और अगले 3 घंटे तक जुआ खेलती रही। आज महीनों बाद उसे लग रहा था मानो कैसीनो के शोरगुल में उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई हो। उसे इस खेल में महारत हासिल थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। इसके बावजूद उस रात जब वे कैसीनो से घर लौटी, तो कुछ हजार डॉलर हार चुकी थी। इस कैसीनो को चलाने वाली कंपनी हरोज एंटरटेनमेंट गेमिंग इंडस्ट्री में अपने आधुनिक कस्टमर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए मशहूर थी। इस सिस्टम के मूल में ठीक वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम थे जैसे एंड्रयू पोल ने टारगेट कॉरपोरेशन के लिए बनाए थे, यानी अनुमान लगाने वाली कंप्यूटर एल्गोरिथम, जो जुआरियों की हैबिट का अध्ययन करके ये समझने का प्रयास करती थी कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे खर्च कराए जाएं। कंपनी ने खिलाड़ियों को अनुमान आधारित आजीवन मूल्य दे रखा था और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यह अनुमान लगाने वाले कैलेंडर तैयार करता था कि खिलाड़ी कितनी बार कैसीनो में आएंगे और कितना पैसा खर्च करेंगे। कंपनी अपने कस्टमर को लॉयल्टी कार्ड के जरिए ट्रैक करती थी और उन्हें फ्री लंच, डिनर के कूपन और कैश वाउचर्स मेल करती रहती थी। टेली मार्केटिंग करने वाले लोगों के घरों में फ़ोन करके पूछते थे कि वे कहाँ-कहाँ गए। कैसीनो के कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दिया गया था कि वे अपने कस्टमर को अपने जीवन के बारे में बातें करने के लिए मोटिवेट करें। कंपनी को उम्मीद रहती थी कि अपने जीवन के बारे में बातें करते हुए कस्टमर कुछ ऐसे खुलासे भी कर देगा जिनकी मदद से कंपनी अनुमान लगा सकेगी कि उसके पास कितना पैसा है, ताकि वे पैसा जुए में खर्च कराया जा सके। रोज एंटरटेनमेंट के एक अधिकारी ने इसे पावलोवियन मार्केटिंग का नाम दिया था। कंपनी अपनी इस अनुमान प्रणाली से ज़्यादा सटीक बनाने के लिए हर साल लाखों टेस्टिंग करती थी। कस्टमर ट्रैकिंग के कारण कंपनी का मुनाफा करोड़ों डॉलर बढ़ गया था। उनका यह सिस्टम इतना सटीक रिजल्ट देता था कि इससे ये तक पता लगाया जा सकता था कि कस्टमर एक मिनट में औसतन कितने सेंट खर्च कर रहा है। निश्चित ही हरोज एंटरटेनमेंट को पता था कि एनजी बेचमिन ने कुछ ही साल पहले खुद को दिवालिया घोषित किया था, जिसके चलते उसे $20,000 का कर्ज नहीं चुकाना पड़ा था। पर उसे मैनेजर से बातचीत होने के कुछ ही समय बाद उसे कैसीनो की ओर से फोन आने लगे। उसे घर से मिसिसिपी के कैसीनो लाने के लिए फ्री लिमोजिन कार की सुविधा का प्रस्ताव दिया जाता। इसके बाद उसे अपने पति के साथ ताओ झील की हवाई यात्रा का प्रस्ताव भी दिया गया, जहां उसे एक बड़े होटल के स्वीट में ठहराया जाता और साथ ही ईगल के कंसर्ट के टिकट भी दिए जाते। बेचमैन ने बताया कि जब उन्हें ये प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने जवाब में कहा, मेरे और मेरे पति के साथ हमारी बेटी भी होगी और वे अपने एक दोस्त को भी साथ ले जाना चाहती है। एनजी की इस मांग को कंपनी ने फौरन मान लिया। कंपनी ने सभी का हवाई किराया और होटल में ठहरने का खर्च वहन किया। ईगल के कंसर्ट में एनजी बेचमैन और उसके परिवार को सबसे आगे की सीट दी गई। इसके अलावा कंपनी की ओर से उसे $10,000 भी दिए गए ताकि वे जब चाहे जुआ खेल सके। एनजी बेचमैन के पास ऐसे प्रस्ताव आते रहते थे। हर सप्ताह किसी न किसी कैसीनो की ओर से फोन आता और एनजी से पूछा जाता है कि क्या वे लिमोजिन कार की सवारी करना, संगीत कार्यक्रमों में जाना और कैसीनो के खर्चे पर हवाई यात्रा करना पसंद करेगी। शुरुआत में एनजी ने इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने इन सभी प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। एक बार एनजी की एक सहेली ने उससे कहा कि उसका सपना है कि वे अपनी शादी का कार्यक्रम किसी ऐसी वैसी जगह के बजाय लॉस वेगास में आयोजित करें। एनजी ने फौरन फोन लगाया और अगले ही सप्ताहांत वे सब लॉस वेगास के सबसे लग्जरी होटलों में से एक प्लाजो नामक होटल में थे। एनजी ने मुझे बताया, ऐसा नहीं था कि कैसीनो इंडस्ट्री के लोगों से मेरी कोई जान पहचान थी। मैंने तो जब फ़ोन करके इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो टेलीफोन ऑपरेटर ने मुझसे कह दिया कि लोग फ़ोन पर होटल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इस होटल के स्वीट्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। मेरे स्वीट में 6 बेडरूम और एक डेक था। इसके अलावा हर कमरे में रहने वाले इंसान के निजी उपयोग के लिए एक हॉट टब भी था और तो और मेरे लिए एक अलग
बावर्ची की सुविधा भी अवेलेबल थी। कैसीनो पहुंचते ही एंजी की जुआ खेलने की हैबिट फिर से हावी हो गई। वह घंटों तक लगातार जुआ खेलती रहती। शुरुआत में उसने छोटे दांव लगाए और सिर्फ उसी पैसे से जुआ खेला जो कैसीनो ने उसे दिया था। फिर धीरे-धीरे एनजी ने बड़े दांव लगाने शुरू कर दिए और एटीएम से अपना पर्सनल पैसा निकालकर जुआ खेलने लगी। उसे एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि वह फिर से पहले जैसी गलती कर रही है। अंततः वह हर दांव पर 200 से $300 लगाने लगी। कभी-कभी तो वह एक दिन में 12 घंटों तक लगातार जुआ खेलती रहती। एक दिन उसने घंटों जुआ खेलने के बाद $60,000 जीत लिए। दो अन्य मौकों पर उसने $40,000 जीते। एक बार तो वह $1 लाख लेकर लॉस वेगास गई और सब हार गई, पर इससे उसकी जीवनशैली पर जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बैंक अकाउंट में अब भी इतने पैसे थे कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी उसके पेरेंट्स विरासत में इतनी सारी संपत्ति इसलिए छोड़कर गए थे ताकि उनकी बेटी जीवन का आनंद उठा सके। एनजी बेचमैन कभी-कभी अपनी ओर से कोशिश करती कि जितना हो सके उतना कम जुआ खेले, पर कैसीनो की ओर से बार-बार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता कि वे चाहकर भी जुए से दूर नहीं रह पाती। एनजी बताती है, एक बार तो कैसीनो के एक होस्ट ने मुझसे कहा कि अगर मैं अगले सप्ताह जुआ खेलने नहीं आई तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वे लोग तो यह तक कह देते कि हमने आपको इतने बड़े संगीत कार्यक्रम में भेजा, इतने अच्छे होटल में ठहराया, पर फिर भी आप आजकल पर्याप्त जुआ नहीं खेल रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे लोग मेरे लिए ऐसे कई शानदार इंतजाम करते रहते थे। सन 2005 में उसके पति की दादी की मृत्यु हो गई। उसके अंतिम संस्कार के लिए एंजी अपने परिवार सहित अपने पुराने शहर आ गई। अंतिम संस्कार के एक रात पहले एंजी इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के मकसद से कैसीनो पहुंच गई। वहां उसने करीब 12 घंटों तक लगातार जुआ खेला और दुर्भाग्यवश $2.5 लाख हार गई। उस रात मानो उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कुछ ही घंटों में उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। बाद में जब उसने इस पर विचार किया, तो उसे एहसास हुआ कि उसने $1 मिलियन की अपनी विरासत में मिली संपत्ति से एक चौथाई हिस्सा जुए में गंवा दिया है। पल भर के लिए उसे लगा जैसे ये सब झूठ है। वह लंबे समय से खुद से तरह-तरह की झूठ बोल रही थी, जैसे कि उसकी शादी अच्छी चल रही है, भले ही उसके और उसके पति के बीच कई-कई दिनों तक बोलचाल बंद रहे। उसके दोस्त उसके सबसे करीब हैं, भले ही उन्होंने एंजी के साथ लोग वेगास घूमने के बाद कभी अपनी शक्ल तक ना दिखाई हो। वे एक अच्छी माँ है, भले ही उसकी बेटियां भी उसी की तरह कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की गलती कर रही हो। अगर उसके पेरेंट्स जिंदा होते, तो उसे विरासत में मिली संपत्ति को इस तरह बर्बाद करते देखकर भी उन्हें बुरा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता था मानो उसके पास बस दो ही विकल्प बचे हैं। पहला कि वे खुद से झूठ बोलती रहे और दूसरा कि वह इस बात को एक्सेप्ट करे कि उसने हर चीज का गलत फायदा उठाया है, जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। उसने अपने पति से ये बात छुपा ली कि वह $1 मिलियन का एक चौथाई हिस्सा जुए में गंवा बैठी है। एंजी बताती है, जब भी कभी मेरे साथ कोई बड़ी गड़बड़ होती है, तो मैं उससे अपना ध्यान हटाकर किसी नई चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेती। राज एंटरटेनमेंट की ओर से उसे अभी भी लगातार फोन आते रहते थे। एनजी बताती है, ये हताशा तब शुरू होती है जब आपको एहसास होता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। तब आपको लगता है कि आप फिलहाल रुक नहीं सकते, क्योंकि आपने जो भी हारा है उसे आपको दोबारा जुआ खेलकर वापस जीतना है। कभी-कभी मैं बड़ा अजीब सा महसूस करती और किसी भी चीज पर ढंग से सोच विचार ना कर पाती। तब भी मुझे पता होता कि अगर मैं सब कुछ भूलकर एक बार फिर कैसीनो जाकर जुआ खेल लूं, तो मेरा मन शांत हो जाएगा। फिर उनकी ओर से फ़ोन आता और मैं एक बार फिर कैसीनो जाने के लिए हाँ कर देती, क्योंकि अपनी हैबिट से हार मानना सबसे आसान होता है। मुझे वाक़ई विश्वास था कि मैंने जुए में जितने पैसे हारे हैं, मैं उन्हें दोबारा जीत सकती हूँ, क्योंकि अगर जीतना संभव नहीं होता, तो भला जुआ खेलना वैध क्यों होता? आखिर ये खेल इसी तरह चलता है ना? रेज़ा हबीब नामक एक कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिस्ट ने सन 2010 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 22 लोगों को एमआरआई मशीन के अंदर लेटाकर गोल-गोल घूमती एक स्लॉट मशीन को लगातार देखने को कहा। इनमें से आधे लोग जुआ खेलने की लत से ग्रस्त थे। ये लोग जुआ खेलने के चक्कर में जीवन के हर क्षेत्र में गलतियां कर चुके थे। वे अपने परिवार से झूठ बोलते थे, उनके चेक कैसीनो में बाउंस होते रहते थे और वे कई बार घर से निकलकर ऑफिस जाने के बजाय जुआ खेलने चले जाते थे। जबकि बाकी आधे लोग ऐसे थे जो किसी विशेष अवसर पर दोस्तों के साथ कभी-कभी ही जुआ खेला करते थे, पर वे जुए के लती नहीं थे। इन सभी लोगों को एक संकरित ट्यूब नुमा मशीन
में पीठ के बल लेटा दिया गया और सामने लगी एक वीडियो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे एक चक्र को देखने को कहा गया। उस चित्र में सुनहरे सलाखे व सेब बने हुए थे और 7 नंबर की लॉटरी का चिन्ह अंकित था। ये स्लॉट मशीन एक बार में 3 रिजल्ट देती थी। एक परिणाम जीत का होता था, दूसरा हार का और तीसरा जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने का। ये तीनों रिजल्ट स्लॉट मशीन में एक दूसरे की बराबरी पर आते-आते रह जाते थे। इनमें से कोई भी ना तो एक भी डॉलर जीत सका और ना कुछ हारा। उन्हें बस वीडियो स्क्रीन को लगातार देखना था और एमआरआई मशीन उनकी न्यूरोसाइंस संबंधी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती जा रही थी। अभी बताती है, हमारी रुचि विशेष रूप से मस्तिष्क के उन हिस्सों को देखने में थी जो हैबिट और लतों से संबंधित होते हैं। न्यूरोसाइंस के नजरिए से बात करें तो हमने पाया कि जिन लोगों को जुए की लत होती है वे जुए में जीत को लेकर अधिक उत्साहित होते हैं। जब भी स्लॉट मशीन के तीनों रिजल्ट एक साथ सामने आते तो भले ही वे एक भी डॉलर ना जीत रहे हो, पर अगर उन्हें जीत मिलती थी तो उनके मस्तिष्क की भावना और इनाम संबंधी हिस्से बाकी सहभागियों के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्टिव हो जाते थे। पर सबसे दिलचस्प था जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने वाले रिजल्ट। जुए के लती लोग इसे अपनी जीत की तरह ही देखते हैं। उनका मस्तिष्क इन रिजल्ट पर भी जीत जैसी रिएक्शन देता था। पर जिन लोगों को जुए की लत नहीं थी, वे इन परिणामों को अपनी हार की तरह देखते थे। उन्हें जुए की लत नहीं थी, इसलिए उनके लिए यह समझना ज्यादा आसान था कि जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने का मतलब सिर्फ हार होता है, जीत नहीं। इसमें सहभागी लोगों के दो अलग-अलग समूह समान घटना के साक्षी बने, पर न्यूरोसाइंस के नजरिए से उस घटना को देखने का उनका तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जिन समूह के सहभागियों को जुए की लत नहीं थी, उन्हें जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने के बावजूद एक मानसिक सनसनी का एहसास होता था। हबीब का मानना था कि इसी के चलते जुए के लती लोग बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा देर तक लगातार जुआ खेलते रहते थे, क्योंकि जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने वाले रिजल्ट उनकी उन हैबिट को एक्टिव कर देते थे जो उन्हें अगला दाव खेलने को उकसाती थी। जबकि जिन्हें जुए की लत नहीं थी और जो कभी-कभी जुआ खेलते थे, इन रिजल्ट से उनकी ये हैबिट एक्टिव हो जाती थी जो उन्हें ये विचार करने पर मजबूर करती थी कि इस जुए के चक्कर में मेरा और नुकसान हो, उससे बेहतर है कि मैं इसे खेलना बंद कर दूं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि जुए के लती लोगों का मस्तिष्क अलग क्यों होता है। क्या इसलिए क्योंकि वे जन्म से ही ऐसे थे, या फिर स्लॉट मशीन, ऑनलाइन पोकर और कैसीनो जाने जैसी जुआ खेलने की विभिन्न एक्टिविटी में शामिल होने पर उनके मस्तिष्क के काम करने का तरीका ही बदल जाता है। हालांकि इस प्रयोग से एक बात साफ हो चुकी थी कि जुए के लती लोग जिस ढंग से किसी भी सूचना या जानकारी को ग्रहण करते थे, उस पर तंत्रिका संबंधी अंतरों का काफी प्रभाव पड़ता था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कैसीनो में कदम रखते ही एंची बेचमैन सेल्फ कंट्रोल खो देती थी। गेमिंग कंपनियां जुआरियों की इस प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए पिछले कुछ दशकों में स्लॉट मशीनों को दोबारा इस ढंग से प्रोग्राम किया गया है ताकि वे जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने वाले परिणाम ज्यादा से ज्यादा दें। इन रिजल्ट के बावजूद भी जो जुआरी दांव लगाना जारी रखते हैं, उन्हीं के कारण कैसीनो से लेकर रेस ट्रैक्स और स्टेट लॉटरी जैसे अलग-अलग जुए संचालकों के लिए इतने लाभप्रद होते हैं। अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर बातचीत को तैयार हुए एक स्टेट लॉटरी सलाहकर्ता का कहना है कि जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने वाले रिजल्ट को लॉटरी से जोड़ना आग में घी डालने जैसा होता है। आप जानना चाहते हैं कि लॉटरी की बिक्री में इतना उछाल क्यों आया है? क्योंकि इस टिकट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जिस पर अपना लकी नंबर खरोंचने पर आपको लगे कि आप बस करीब-करीब जीत ही गए हैं। हबीब ने अपने प्रयोग में इंसानी मस्तिष्क के जिन हिस्सों को जांचा परखा था, वे थे बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम। ये वही हिस्से हैं जहाँ से इंसान की हैबिट, साथ ही नींद में घबराहट से जुड़ा इंसानी व्यवहार तय होती है। पिछले एक दशक में जैसे-जैसे मस्तिष्क के इस हिस्से पर प्रभाव डालने वाली दवाइयों की नई श्रेणी सामने आई है, जैसे पार्किंसन नामक रोग की दवा, वैसे-वैसे हमें इस बारे में काफी कुछ पता चला है कि कुछ हैबिट बाहरी उत्तेजकों के प्रति कितनी संवेदनशील होती है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।